सत्यम मिश्रा आप सभी का चैनल्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूँ जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो आपका सीटेट एग्जाम जुलाई में होने वाला है उसके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी दोस्तों शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं जिसमें ईवीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है विद्यार्थियों को सहायता करती है पर्यावरण अध्ययन विषयों के मुद्दों और सरोकार को याद करने में। दोस्तों जहाँ पे भी याद करने की बात आ जाए वो आपका राइट आंसर नहीं होगा, तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, उसको तुरंत आप काट दीजिएगा। ठीक है, तो अब आपके पास बचता है 3 ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार के तत्व प्रक्रिया देने में। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो बच्चों के बहुत ज़्यादा सहायता करती है दोस्तों, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। और उसमें दोस्तों जो चित्र के माध्यम से सारी चीज़ें दिखाई गई होती हैं या व्याख्या की गई होती है वो बच्चों को ज्ञान से बाहरी दुनिया को जोड़ने का भी काम करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं विद्यार्थियों का सभी संसाधनों के द्वारा उसकी ज्ञान की रचना करने में सहायता करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ईवीएस में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य रूप से क्या लक्ष्य होना चाहिए? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को संशोधित करना, समय का इष्टतम उपयोग करना, छात्रों के बीच अनुशासन सुनिश्चित करना, विस्तारित अधिगम के अवसर प्रदान करना। दोस्तों जहाँ पे देखिए आप सबसे पहले पूरा ऑप्शन पढ़िएगा। जिस ऑप्शन में आपको बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए या उनके विस्तारित अधिगम के अवसर, उनको सीखने के अवसर देने की बात आ जाए, वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य रूप से लक्ष्य क्या होना चाहिए कि छात्रों के विस्तारित अधिगम के लिए उन्हें क्या करना, अवसर प्रदान करना, ताकि वो हर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या कौन सा है यहाँ पे? प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में एक चिड़ियाघर यात्रा के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, नियमित शिक्षण अनुसूचित की एकरसता में परिवर्तन करना, छात्रों को एक सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, शिक्षा की गुणवत्ता पर माता पिता को संतुष्ट करना। ईवीएस की एक शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर यात्रा के लिए आयोजन बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि छात्रों को सक्रिय रूप से अनुभव प्रदान करना। मतलब चिड़ियाघर अगर बच्चा जाएगा तो वहाँ पे जितने भी जानवर हैं उन सब चीज़ों को देखेगा, उससे प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे सारी चीज़ों को देखे। जिस चीज़ को सिर्फ पुस्तक में पढ़ा है वहाँ चिड़ियाघर में जाकर उन सब सारी चीज़ों को अब प्रत्यक्ष रूप में देखेगा। तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। छात्रों को एक सक्रिय अनुभव, मतलब वो सक्रिय होकर हर चीज़ों को सीख सकें, इसलिए चिड़ियाघर का अनुभव, चिड़ियाघर का आयोजन का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, छात्रों को देखिए यहाँ पे क्या दिया है, छात्रों को एक सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 4। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है? पर्यावरण का विश्लेषण करना, पर्यावरण को प्रदूषित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की सीखने की तकनीक की पहचान करना। तो पर्यावरण अध्ययन के दोस्तों प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहले आप जान लीजिए कि उद्देश्य क्या होते हैं कि पर्यावरण का विश्लेषण करना, पर्यावरण को प्रदूषित। अगर हमको पर्यावरण दोस्तों इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखें, हम प्रदूषण न फैलने दें, मतलब इसलिए सबको जागरूक किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जिससे लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया जाता है कि आप जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं। ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें आपको बताई जाती है, उसके लिए पर्यावरण के प्रति आपको जागरूक किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नहीं है, तो पर्यावरण को प्रदूषित करना, इस राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या है
प्रश्न संख्या 5 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड पे आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, सेकंड पे ऑक्सीजन पाया जाता है। और थर्ड जो है वो आर्गन की मात्रा होती है। और चौथा जो है दोस्तों वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से जो प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक नहीं हो सकता है? विश्लेषण करना, सहयोग करना, न्याय के लिए चिंता या अवधारणा। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के लिए आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं हो सकता है? वो न्याय के लिए चिंता करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? पौधों के द्वारा, पौधों जो होते हैं दोस्तों, पौधे के द्वारा जो अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में दोस्तों आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट दोस्तों आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी है जो कि कहाँ पाई जाती है? नेपाल का एक हिस्सा है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से नेपाल में इसे जानते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहले भारतीय महिला जो है कौन है? बछेंद्री पाल जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? तो नेपाल का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि राज्य के, देखिए यहाँ पे मानचित्र से प्रश्न पूछा गया। मानचित्र से आपके एग्जाम में दोस्तों लगभग 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक आपके डायरेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा आपके इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्या है कि राज्य के मानचित्र के एक कोण पर पैमाना 1 सेमी बराबर इतना मीटर वर्णित है। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 शहरों के मध्य मापी गई दूरी इतना सेमी है तो दोनों शहरों के मध्य वास्तविक दूरी बतानी है। और दूरी किसमें बतानी है दोस्तों? किलोमीटर में बतानी है, किलोमीटर में नापी जाती है दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 सेमी बराबर दे रखा है 110 मीटर। ठीक है, तो 9 सेमी बराबर कितने मीटर? अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 110 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9.7 इंटू 110। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1067 क्या मिलेगा? मीटर मिलेगा। ठीक है, अब मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए यहाँ पे दोस्तों मीटर दिया गया, मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.067 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट में देखा और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और उन्हें शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सबसे पहली बार
बार मच्छर के पेट में देखा था और साबित किया था कि जो मच्छर उससे काटने से ही मलेरिया रोग फैलता है। दोस्तों आप सभी पता होना चाहिए कि मलेरिया रोग कैसे होता है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो मच्छर के काटने से फैलता है। वो भी मच्छर कौन सा, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया रोग फैलता है। और इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। और इसके लिए इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सन कौन सा था? 1902 में। कभी पूछ लेता है कि रोनाल्ड रॉस जो थे दोस्तों, जिन्होंने मच्छर के पेट में पहली बार देखा था और साबित किया था कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1902 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। रजत ने अपने दोस्त से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार से पीड़ित है। मैं बुखार से पीड़ित हूँ। मैं कपकपी, बुखार और सिर दर्द से गुजर रहा हूँ और अंत में पसीना आता है। अंततः पसीना आता है। मेरी रक्त परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वा दवा दी है। रजत पीड़ित हो सकता है। रजत दोस्तों क्या है? उसको बुखार है और तेज कपकपी भी आती है। इसका मतलब उसको क्या है? मलेरिया हुआ है। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को दोस्तों बुखार आता है और इसके अलावा कपकपी भी रहती है। ठीक है। और मलेरिया का जो उपचार है किससे किया जाता है? शिकोना जो पेड़ होता है दोस्तों, शिकोना पेड़ की छाल से इसका उपचार करते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसे जानवर जो रात्रिचर होते हैं, रात में जागने वाले होते हैं, वो हर चीज़ों को कैसे देखते हैं? सभी रंगों में, केवल काले और सफ़ेद रंगों में, केवल हरे रंगों में, तो केवल लाल रंगों में। तो ऐसे जीव जो रात्रिचर होते हैं वो हर चीज़ों को काला और सफ़ेद में ही देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या दोस्तों है 13 कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? शाकाहारी होता है। शाकाहारी होता है। और प्राथमिक उत्पादक क्या होता है? सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं दोस्तों? उत्पादक होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी कौन होता है? द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। और जीव अपघटक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो सड़े गले मले पदार्थों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव अपघटक कहलाते हैं। इसके अलावा जीवाणु और कवक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो क्या होता है? शाकाहारी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते रहते हैं। इसका कारण क्या है? वो उड़ नहीं सकते, उड़ते हैं दोस्तों। ठीक है। पक्षियों की आंखें स्थिर हैं। पक्षियों के आंखें छोटी होती हैं। उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो दोस्तों पक्षियों को आप देखे होंगे कि पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा आगे पीछे करते रहते हैं। ठीक है। इसका कारण ये है कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं। वो किसी चीज़ को इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर करते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर दोस्तों संबंधित है, एक प्रकार की दोस्तों विधि है या तरीका है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। आप देखे होंगे कि जहाँ पे घनी आबादी वाला क्षेत्र या शहर होता है दोस्तों, वहाँ पे सड़क के किनारे जो होते हैं पेड़ पौधे लगे होते हैं ढेर सारा एक ही लाइन में। ठीक है। तो क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। उससे ध्वनि प्रदूषण क्या होती है? कम होती है। तो ग्रीन मफलर एक तरीका होता है जिससे क्या किया जाता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण संबंधित होता है, इससे ध्वनि को कम किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।